So, real estate remains a preferred asset class among the investors till now as well in India. So, according to you, over the time, how this investment landscape has evolved in India, especially when we are seeing now the rise in prop tech as well in micro investing. राइट तो 90s में हम लोग घर बनाने के लिए जमीन खरीदना चालू करा था. उसके पहले जमीन का इतना वैल्यू होता ही नहीं था. मतलब वो जमींदारी सिस्टम, सीलिंग एक्ट, वो सब होने के बाद में, खत्म होने के बाद में लोगों ने घर के लिए लिया. क्योंकि पहले लोग फैक्ट्री में काम करते थे तो हम बोलते हैं रोटी कपड़ा तो सेठ देता था, मकान भी सेठ ही देता था, है ना. फैक्ट्री में ही मजदूर होते थे, उधर ही होते थे. फिर वो हमारे दादाजी वाले टाइम पे हुआ. फिर हमारे फादर के टाइम पे रोटी कपड़े का इतना हेडेक नहीं था. हमारे फादर ने मकान बनाए, घर बनाए, है ना. तो टीयर 2 सिटी, टीयर 1 में भी आप ऐसा बोलते घर के लिए लोगों ने जमीनें खरीदी. फिर रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चालू हुआ हमारे देश में. तो फिर किसानों ने जमीन बेची, ये इंफ्रा बन रहा था तो उन्होंने पैसा उसमें बनाया. तो जमीन के लिए इसलिए खरीदा बेची होती थी कि भैया सड़क बनेगी तो बढ़ेगा, सड़क के किनारे बहुत सारे बिजनेस आएंगे. फिर हमने लास्ट 10 ईयर में देखा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को चाइना +1 स्ट्रेटेजी का भी आप फायदा बोलो, या हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी स्कीम्स आई कि मैन्युफैक्चरिंग, तो हम इंडस्ट्रियल लैंड में बहुत बूम आया. अब मुझे ऐसा लगता है प्रॉपटेक में नाउ 2024, 25 एंड नेक्स्ट 10 ईयर हमारे दादाजी, फादर, बिजनेसमैन, हम अब जब हम यंगस्टर्स या हमारे बाद जेन ज़ी, जेन अल्फा, लैंड विल बी मोर अबाउट वेल्थ बिल्डिंग, जो कि हमारा टैगलाइन भी है कि वेल्थ क्रिएट होगा, नॉट जस्ट फॉर फैक्ट्री, होम या ट्रांसपोर्टेशन और समथिंग जस्ट फॉर एग्रीकल्चर. इट्स एन इंस्ट्रूमेंट, इट्स एन एसेट फॉर बिल्डिंग वेल्थ. तो जैसे कोई कंपनी होता है, कंपनी का अगर वैल्यूएशन बढ़ रहा है क्योंकि वो काम कर रहा है, प्रॉफिट बन रहा है, तो शेयर का वैल्यू बढ़ता है. वैसे ही प्रॉपटेक के आने से हम जो प्रोडक्टाइजेशन कर रहे हैं और उसको इक्विटी में कन्वर्ट करें तो इस शेयर का वैल्यू बढ़ेगा, है ना. उस जमीन पे क्या होगा, जैसे मैं बोलता हूँ कि रियल एस्टेट इज नॉट जस्ट घर, दुकान या एग्रीकल्चर. लॉजिस्टिक भी वहीं हो रहा है, डिफेंस सेक्टर हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, लोग बसेंगे भी वहीं, काम भी उसी पे करेंगे, बहुत कुछ होगा. आप AR, VR, AI की बात करोगे तो यूनिवर्सिटीज क्रिएट कर रहे हैं तो जॉब्स भी जनरेट होंगे, है ना. फाइनेंशियल जो इंस्ट्रूमेंट्स क्रिएट होंगे इसके राइट. जो जब NCDs आप बोल रहे हो तो NCDs पहले सिर्फ कंपनीज के लिए होती थी, अभी NCDs रियल एस्टेट के ऊपर भी बन रही हैं, विच इज नॉट न्यू. बट नाउ आप देखोगे NCD लिस्टिंग आएगा थोड़े दिन में, NCD का भी रियल टाइम ट्रेडिंग हो रहा है रियल एस्टेट का, या SM रेट हम भी काइंड ऑफ वही चीज होगी, इक्विटी ट्रेडिंग हो रहा है, रेंटल इनकम क्रिएट हो रही है. तो इन चीजों पे यंगस्टर्स का इन्वेस्टमेंट आएगा. जो पैसा हम अभी जीरोधा या अपग्रो के थ्रू स्टॉक्स में जाता हुआ देख रहे हैं, दे डोंट हैव एन एसेट क्लास. और ये एस्टेब्लिश्ड हो गया है थोड़ा कि दे वांट टू डू इट बाय इक्विटी. वही बटन दबा के ऐप के ऊपर कोई कहीं भी बैठा है. पहले लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट वहीं करते थे जहां वो रहते हैं, है ना. कभी आप ऐसा नहीं सोच सकते थे कि मैं बॉम्बे में रहता हूँ और मैं वो मंसूर या नीमच, रतलाम वहां जाकर, आप यू कैन नॉट इवन इमेजिन इट, है ना. लेकिन नाउ यू कैन डू इट क्योंकि वो प्रॉपटेक में आपके पास तो ऐप है. यू रियली डजंट केयर कि वो प्रोजेक्ट का है, क्योंकि अब वो प्रोडक्टाइजेशन हो गया उसका कि ये वैल्यू है, ये शेयर की वैल्यू है, ये ROI आने वाला है, इसमें ये बैंक गारंटी दिया हुआ है, जो एक टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स है. तो नाउ पीपल आर कन्विंग, ठीक है वो जहां पर भी हो मेरा पैसा ऐसा बनेगा. यू माइट हैव सीन लॉट ऑफ एप्स जो अभी असेट के ऊपर भी लोन कैपिटल फाइनेंसिंग कर रही है कि भैया किसी स्कूल को 15 बसेस आई है. आई थिंक दैट कंपनी नेम इज वेरी गुड कंपनी, ठीक है. बट यू विल सी lot of people, youngsters, investing via this different kind of apps. जिसमें they are investing based on what is the return and asset class, underlying asset could be anything. तो ये one of the real estate will be one of the thing. Commercial rental is one of the thing. Asset appreciation पे हम लोग काम कर रहे हैं. I am sure ये जो पूरा बूम आ रहा है ट्रेवल का, ट्रेवल के लिए आपको हॉलीडे होम्स, रिजॉर्ट्स, है ना. हमारे यहाँ तो वेडिंग में भी बूम है, कन्वेंशन सेंटर्स. तो आपको असेट क्लास सिर्फ जमीन, हाउस, घर, ऑफिस, एग्रीकल्चर नहीं देखेगा, आपको इसका प्रोडक्टाइजेशन अलग अलग तरीके से देखेगा. देयर आर सम स्कीम व्हिच फेल्ड, जैसे कुछ लोगों ने ट्री लगा लिए थे, राइट. फेल्ड बिकॉज ऑफ द कंप्लायंस थिंग कि भैया बहुत सारे ट्री बना लिए, वो चंदन के बोलो है आप, अलग जो लकड़ी बिकती है, ग्रीन शोर करके कंपनी आई थी जो डूब गई, सो बैन लगा दिया सेबी ने. देयर आइडिया वाज नॉट बैड, देयर अप्रोच वाज बैड, है ना. कि वो इट वाज नॉट कंप्लायंट विद द स्ट्रक्चर कि आप चिट फंड नहीं कर सकते. बट आइडिया वाज सेम कि अगर जमीन पे किसी भी बिजनेस को खड़ा करने से उसका वैल्यूएशन बढ़ता है तो पीपल कैन इन्वेस्ट, है ना. तो वी नीड कंप्लायंसेस, बेटर कंप्लायंसेस टू डू इट. बट इस तरह से लैंड मुझे लगता है बहुत बदलेगा. पीपल विल इन्वेस्ट मोर एंड मोर इनटू दिस काइंड ऑफ थिंग्स. सो टेल मी, क्योंकि हम लोग ने नोटिस किया है इन इंडिया ई-कॉमर्स, फिनटेक हैड रीच good amount of traction, good amount of unicorns we saw out of it. PropTech has been always there, but post pandemic people realized, okay, PropTech का usage क्या हो सकता है, या
टेक्नोलॉजी का कैसे अडॉप्शन हो सकता है इन रियल स्टेट, बिकॉज what I see still there are a lot of challenges as we compare to any global market or as we compare to any other sectors in India compared to fintech and all. We haven't seen much of unicorns coming out of PropTech. So आपके हिसाब से इंडिया का PropTech सेक्टर में क्या ऐसे challenges है which are still needs to be addressed by the developers, or why we are not able to see more of unicorns coming out of it? See, number one challenge is cash component. Real estate already stock market से 100 times बड़ा है. It is a fact. The thing is, it is not recorded. कि cash component है ना, तो nobody wants to declare the black money बोलो या आप cash जमीन. It is a fact. आज आप tier 1 में फिर भी ये सुधर गया है. I believe अब तो almost 90-91% you are paying in a white money. Tier 2, Tier 3 में the situation is not very good in that terms, which should improve with the PropTech. तो challenge तो यही सबसे पहले कि कैश, क्योंकि आप यूनिकॉर्न जब बोल रहे हो तो यूनिकॉर्न आप वैल्यूएशन कर रहे हो एक नंबर के पैसे का, ऐसे हो नहीं पाएगा है ना, क्योंकि ये कैश है. तो वैल्यूएशन जो मार्केट वैल्यूएशन लैंड का ऑलरेडी यूनिकॉर्न से बहुत ज्यादा है. अगर आप कंपनी जो AUM मैनेज कर रही है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ नाइट फ्रैंक का रिपोर्ट है 4,000 करोड़ का बिजनेस हो चुका है, ये 8,000 करोड़ का हो जाएगा. They have only measured in Tier 1. They have not gone to Tier 2 and Tier 3. They cannot even measure it. लेकिन ट्रांजेक्शंस तो हुए, दे कैन नॉट डिनाई इट, बट उनके रडार में नहीं है ना. तो इट इज ऑलरेडी यूनिकॉर्न. तो नाउ यूनिकॉर्न की डेफिनेशन वैल्यूएशन से नहीं होगी. और एसेट में मुझे लगता है बाकी कंपनीज में यूनिकॉर्न एक्चुअल में आप वैल्यूएशन 2x 10x 20x 40x कर लेते हो. यहाँ पर रियल वैल्यू है, लैंड एसेट का वैल्यू ही ऑलरेडी यूनिकॉर्न के बराबर है. आई डोंट नीड टू डू 2x 3x 4x वैल्यूएशन. जमीन का वैल्यू इतना है, ट्रांजेक्शन उसी पे हो रहा है. हाँ, अब प्रॉपर्टी क्या है, कैसे चेंज करेगा, क्या फ्यूचर अगर इंडिया का, इफ दैट इज द क्वेश्चन. See, PropTech is an umbrella word. PropTech is an umbrella word. PropTech में fractional real estate investment एक छोटा सा चीज है. When I see PropTech as a PropTech in India कैसे change लाने वाला है, I believe and I am very very ambitious into this कि coming from the IT background from 15 years, मुझे लगता है IT में तो भी स्लो डाउन आएगा, क्योंकि अब वो जो आर्बिट्राज TCS Infosys Wipro जो हमारे यहाँ बना है आर्बिट्राज की US डॉलर एंड इंडियन रुपीज, वो खत्म हो गया. There are countries like Vietnam, Philippines for working much harder 6 days a week and they are doing मच बेटर. तो आर्बिट्राज, लेबर आर्बिट्राज तो नहीं होने वाला कि सस्ता है लेबर हमें यहाँ मिलेगा, वहाँ सस्ता लेबर नहीं होता. प्रोडक्ट कंपनीज इंडिया में ज्यादा है नहीं, है ना, जो एक्चुअली पैसा बना रही. यू माइट हैव सीन लास्ट ईयर कितनी कंपनीज ने IT से बाहर निकाला लोगों को, तो वो डाउन थोड़ा आएगा. बट वेयर इंडिया विल ग्रो बिकॉज ऑफ China 1+ पॉलिसी, या हाउ इंडियन गवर्नमेंट इज वेरी मच पॉजिटिव और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, रियल एस्टेट विल कम इनटू द पिक्चर. प्रॉपर्टेक व्हेन वी से, तो जो पुराना एक आइडियोलॉजी है कि रियल एस्टेट बस खरीदना बेचना, बायर सेलर एंड ब्रोकर, आई बिलीव प्रॉपर्टेक के अंदर आपको AI, AR/VR, आपको फाइनेंस वाले लोग, आपको लीगल ड्यूजेंस के लिए लीगल एक्सपर्ट्स, आपको प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स, प्रॉपर्टी मैनेजर्स, आपको बिल्डिंग कंसल्टेंट, न्यू जनरेशन ऑफ आर्किटेक्ट्स, न्यू जनरेशन ऑफ सिविल गाइज. देयर आर लॉट ऑफ कैटेगरीज जहाँ पे क्रिएट होगा. एंड विद डिजिटल मीडिया आप पूरा डिजिटल उसके अंदर आने वाला है. यू माइट नॉट हैव सीन द वे द कंपनीज आर डूइंग ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग. द होल PR थिंग विल कम इनटू पिक्चर. देयर विल बी लॉट ऑफ जॉब्स व्हिच विल बी जनरेटेड प्रोफेशनली इनटू डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट वगैरह. बड़ा सिंपल है. प्रॉपर्टेक में जो ऐप हो रहा है, तो अब जब हम इक्विटी मार्केट की बात करें तो जैसे PMS मैनेज होते हैं, जैसे AIF मैनेज होते हैं, तो जिस तरीके CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, CFA, ये सारे लोग इसमें भी लगने वाले हैं, है ना. तो ये नेक्स्ट जनरेशन ऑफ जॉब जनरेशन इकोसिस्टम बनने वाला है विद इन जस्ट प्रॉपर्टेक, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टेक, क्योंकि मैं सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बना रहा हूँ. पर उसके लिए आपको लगता है रियल एस्टेट मार्केट इंडिया की उस मैच्योरिटी में आ गई है ना? इट इज वेरी अर्ली, सो वी आर वन ऑफ द वेरी अर्ली मूवर्स. वी आर सेइंग इट इज वी आर वेरी अर्ली मूवर्स. ये तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है. अब तो जनरेशन आई है जो एक्चुअली थोड़ा समझ. हमें आज भी चैलेंज है जब हम जाते हैं कि भाई जॉब करने आ जाओ माइक्रोमिटी में, है ना. इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम फॉर अस टू एक्सप्लेन प्रॉपर्टेक. और क्यों रियल एस्टेट हम वी आर नॉट द रियल एस्टेट गैंगस्टर्स. वो जो इमेज बनी हुई है कि रियल एस्टेट में जाएंगे तो अनप्रोफेशनल लोग हैं, कोई फ्यूचर नहीं है, है ना, खरीदना बेचना ही तो पड़ेगा. बट इट इज ऑन अस टू एजुकेट पीपल एंड इट इज हैपनिंग. यू कैन सी लॉट ऑफ कंपनीज कमिंग, लॉट ऑफ गुड थिंग्स दे आर डूइंग. आज हम आप और हम बात कर रहे हैं तो वे बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे, PropTech. तो इस तरह के इंटरव्यूज, एजुकेशन इज अ गिमिक. यू हैव टू एजुकेट पीपल, बट पीपल आर कमिंग नाउ, दे आर अंडरस्टैंडिंग कि क्या हो रहा है, हाउ what we can do in real estate, what was not possible earlier. है ना. मैं आज वेल्थ बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, तो वेल्थ बिल्डिंग मैं जिस तरीके से समझा रहा हूँ, अपना पक्ष रख रहा हूँ, यस वी आर वेरी अर्ली. हर बंदे को समझ में नहीं आता, बट यू नो व्हाट गुड थिंग इज हैपनिंग,
व्हेन आई पुट इन इंडिया, हमारा ऐसा इंदौर में बिलबोर्ड लगता है, सेंट्रल इंडियाज फर्स्ट प्रॉप्टेक कंपनी, तो लोगों को समझ में नहीं आता प्रॉप्टेक क्या है, बट दे कम टू माई ऑफिस एंड अंडरस्टैंड भाई बता क्या है ना। रियल एस्टेट वाले भी आते हैं, ब्रोकर्स भी आते हैं, आप नॉन रियल एस्टेट वाले भी पूछते हैं, है ना। आईटी वाले भी पूछते हैं कि यार ये आईटी छोड़ के कहाँ चला गया तू, क्या कर रहा है। एंड आई एम श्योर कि जैसे जैसे हमारे प्रोजेक्ट्स खड़े होंगे, जब एग्जिट दिलाएंगे, हम जब नंबर्स डिक्लेयर करना चालू करेंगे, more and more people will come, and it is just not just me. The companies like Strata, Sudarshan bhai, Anup, Edgebits, everybody is doing something. I believe that 90 companies I have researched जो PropTech में काम कर रही है। पहले Magic Bricks भी होता था, वो भी PropTech ही है। No Broker हो गया, आपका Square Yards हो गया। So it's not like कि काम नहीं हो रहा है। Tier 1 में तो आप लोगों को तो बहुत विजिबिलिटी है कि इन सब कंपनीज में क्या हो रहा है। यूएस में PropTech नया नहीं था, मुझे वहां की भी विजिबिलिटी है, लेकिन Tier 2 में हम लेके जा रहे हैं। एंड क्योंकि जॉब्स यहाँ जनरेट होंगे इसलिए ये चलेगा, क्योंकि पैसा ऑलरेडी इसमें है। और इवन यू नो ओल्डर जनरेशन दे आर फेड अप विद द वे रियल एस्टेट हैज बीन वर्किंग। तो मेरा तो अब इंटेंशन आफ्टर 8 months, इट टुक मी गुड 8-9 months टू एक्सप्लेन देम। ये तो मार्च 8 में सेबी का जो SM REIT आया है ना, उसके पहले मैं 2 साल से लोगों को समझाता था, लोगों को नहीं समझ में आ रहा था कि बहुत मुश्किल था। SM REIT का जब दैनिक भास्कर में फर्स्ट टाइम छपा ना, मुझे फोन आने लगे, चल आके बता तू क्या कर रहा था, वो SM REIT क्या है। तो उन्होंने न्यूज क्या छापा कि सेबी रियल एस्टेट का स्टॉक मार्केट बना रहा है। नो नहीं बना रहा है, बट इट इज गुड। थोड़ा डेफिनेशन गलत भी बोला, लेकिन लोगों को इंटरेस्ट जागा। तो नाउ एजुकेशन इज ऑन अस। अगर आप किसी इंडस्ट्री में जा रहे हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आप कुछ नया करना चाहते हो, बट गुड प्रॉप्टेक वर्ड, हम आज भी कंफ्यूज है बोलने में कि हम प्रॉप्टेक बोले या फिनटेक बोले, है ना। हम आज गूगल एड रन करने जाते तो गूगल हमारे एड बैन कर देता है बोल के कि आप इन्वेस्टमेंट वर्क कर रहे हो, ये फिनटेक है, फिनटेक का लाइसेंस लाओ। इवन वी हैव टू एक्सप्लेन कंपनीज लाइक गूगल की भाई इट इज प्रॉप्टेक, इट इज रियल एस्टेट, तो मैं फिनटेक का लाइसेंस कैसे लाऊंगा, इट इज नॉट फिनटेक। बट हाँ, मनी इज इन्वॉल्व। पहले ट्रेडिशनली ये पैसा सिर्फ रजिस्ट्री का खर्चा होता था, आज मुझे ऐप पे पैसा दे रहा है, तो आप फिनटेक का भी इन्वॉल्व, तो प्रॉप फिनटेक वर्ड बोल लो, आप प्रॉप्टेक बोल लो, आप फिनटेक बोल लो, बट द इंडस्ट्री विल कीप इवॉल्विंग एंड इट इज अ गुड साइन फॉर द होल इंडियन रियल एस्टेट इंडस्ट्री. All kind of people will converge to a point, there will lot of jobs will be generated, and I think good work is happening and more people will come every now and then. And as you will hear, जैसे कि ना ओरा क्रिएट होता है कि आईटी बहुत तेजी से बढ़ा, नई कंपनीज आई, इसकी फंडिंग हो गई है। फंडिंग का हमारे देश में बड़ा प्रॉब्लम है, फंडिंग होती तो ही कंपनी को अच्छा माना जाता है। रियल एस्टेट में मुझे लगता है एक्चुअली आपको वीसी फंड की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे इतना पैसा है लोगों के पास में जो रियल लगा के बैठे हैं। और एक बड़ा अच्छा फिनोमेना, जस्ट गिव यू एन आंसर इन टियर 2 सिटी में, एक बड़ी सी अच्छा सा किस्सा सुनाता हूँ। टियर 2 सिटी में एक फिनोमेना हुआ है लास्ट 10 years में, काफी लोगों ने 5, 10, 15, 20 करोड़ में जमीन खरीदा विद इन पेंडेमिक टाइम, विद इन कोविड टाइम। जब कोविड चल रहा था 2-3 साल में, घर में बैठे बैठे वो पैसा बहुत तेजी से बढ़ गया, जमीनों का बहुत ट्रेडिंग हुआ कोविड के अंदर। और कोविड के बाद तो हमारे यहाँ बहुत बूम आया, तो 3x 5x बन गया। तो जिसने 20-30 करोड़ 10 करोड़ लगाया ना, उसकी जमीन हो गई 40, 50, 60, 70, 100 करोड़ की। अब यहाँ प्रॉब्लम है इन टियर 2, हाँ टियर 2 सिटी में जमीन बहुत तेजी से बढ़ी, वैल्यू बढ़ गई। अब मेरे पास जमीन है 60, 70, 100 करोड़ की, लेकिन मैं खुद 100 करोड़ का आदमी नहीं हूँ। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है, या तो मैं उस जमीन को बेचूं तो मुझे फिर कैश आ जाएगा, मैं क्या करूंगा उसका, कैश मुझे नहीं चाहिए। या मैं किसी बिल्डर के साथ जेवी करूं, तो वो जो बड़ा प्रॉब्लम है कि जेवी करके फिर मैं फंस जाऊंगा, मुझे माल मिलेगा नहीं मिलेगा, तो देयर इज नो एग्जिट। मैं एग्जिट करूं कैसे? मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, दे इवन डिडंट न्यू। तो वहां पे प्रॉप्टेक जैसी कंपनीज का बहुत रोल है। दे आर नाउ लुकिंग फॉर अ ब्रांडेड कंपनी विच इज अ क्लियर वे वाया यूजिंग टेक्नोलॉजी, कि कैसे ट्रांसपेरेंटली आप मेरी जमीन क्लियरेंस करा लोगे, कंस्ट्रक्शन ट्रांसपेरेंटली होगा और मेरा सोल्ड होगा। दे आर नॉट लुकिंग फॉर एग्जिट, दे वांट टू ऐड अ वैल्यू ऑन इट। जब मुझे ये करना है तो वो प्रॉप्टेक में टेक्नोलॉजी पूरा आ गया, AR VR आ गया। मैं जो बोल रहा हूँ मार्केटिंग ब्रांडिंग जिस तरह से हम करें, तो दे वांट टू डू इट दैट वे कि हाँ आप मार्केटिंग ब्रांड बनाओ, है ना। पहले ब्रांड की कोई बात नहीं करता था, डायरी पे हमारे माल बेच देते थे। अभी नाउ दे वांट टू क्रिएट अ ब्रांड, दे आर नॉट लुकिंग टू सेल। उनको SM REIT जैसे धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि ठीक है मैं खुद नहीं बेचूंगा, मैं REIT में चले जाऊंगा, मुझे रेंटल इनकम मिलता रहेगा, है ना। फिर हम जिस तरह से उसका जैसे पूरी जी को हम ले आए, पहले हमारे यहाँ कोई ऐसा टियर 1 से टॉप आर्किटेक्ट इंदौर में आके काम करते नहीं था। अभी नाउ दे आर डिमांडिंग इट, देखने का नहीं हमको तो थोड़ा पैसा ज्यादा देंगे लेकिन बेस्ट ऑफ आर्किटेक्ट लाओ। नाउ वी आर टॉकिंग टू L&T, शाहपुर जी, पूनावाला कि आप इंदौर में आके कंस्ट्रक्शन करो। ये लोग 200 करोड़ से नीचे कंस्ट्रक्शन ही नहीं करते, है ना। बट हमारे यहाँ वो स्कोप है, लेकिन हम लेकिन कन्विंस करें कि आप आओ तो जॉब जनरेट होंगे एंड पीपल वांट टू डू इट। तो ये इकोसिस्टम ग्रो होगा जस्ट बिकॉज यूजिंग द वर्ड प्रॉप्टेक, टेक्नोलॉजी और SM REIT। तो ये सब अभी अलग अलग करना डॉट्स हैं, जो स्टीव जॉब्स बोलते हैं ना, देयर आर सो मेनी डॉट्स। तो यू कैन नॉट से कि कैसे जाएगा, बट आई एम श्योर विद इन नॉट वेरी लॉन्ग टाइम, 3 years 5 years एंड 10 year में तो यू विल सी कि ये स्टोरी पूरा प्रॉप्टेक के अराउंड ही बना।
अब वो प्रॉप से फिनटेक हो गया, फिन का प्रॉप हो गया, डजंट मैटर, है ना, बट इट विल गेट ऑर्गेनाइज्ड एंड देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल वर्किंग इनटू दिस सेक्टर. मैं लॉजिस्टिक का जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, इंदौर इज अ वेरी सेंटर ऑफ इंडिया है, वो लॉजिस्टिक इज ड्राइविंग इंदौर, सेंटर ऑफ इंडिया. कॉस्ट कम पड़ता है आपको, सब तरह डिस्ट्रीब्यूशन, वेयर हाउसिंग इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग. टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिकली आ रहा है. जब आप ई कॉमर्स की बात करते हो तो वो लैंड पे ही तो हो रहा है. आप डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है? वेयर हाउसिंग बढ़ रहा है तो लैंड भी बढ़ रहा है, ई कॉमर्स बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है. क्विक कॉमर्स की हम बात कर रहे हैं, क्विक कॉमर्स कैसे हो रहा है? आपको डार्क वेयर हाउसेस बनाने पड़ रहे हैं, तो आपको लैंड तो लगेगा ना, आपको जगह तो लगेगी ना, कैसे होगा? तो ये प्रॉप्टेक का उसमें सारा रोल आने ही वाला है. सो लास्टली इन 2 साल में हमने काफ़ी देखा है कि फ्रैक्शनल ओनरशिप और स्ट्रक्चर्ड फंड्स ने काफ़ी गेन किया है पॉपुलैरिटी और ट्रैक्शन फ्रॉम इन्वेस्टर्स. बहुत ज़्यादा बज़ बना है, बहुत लोग कमर्शियल में इन्वेस्ट करने लग गए हैं. आपके हिसाब से दिस इज़ गोइंग टू बी अ ग्रोइंग मार्केट? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू आस्क दैट. सेकेंडली, व्हाट अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्क lie with this kind of investment options? So I'll talk about risk first. I am very bullish on fractional PropTech, but what is happening now currently, क्योंकि नया है और बड़ा, और ये टीयर 1 में हो रहा है. टीयर 2 वालों को तो पता नहीं है, तो उनका तो रिस्क ही नहीं है. टीयर 1 में आपके साथ में बहुत कुछ हो रहा है. बी वेरी वेरी कॉशियस. देयर आर टन्स ऑफ कंपनीज फ्रैक्शनल के नाम पे जो आपको ये बोलेंगी कि आप हॉलीडे होम में इन्वेस्ट करो, आपको 4 नाइट देंगे, या आपको बोला आप इक्विटी फॉर्मेट में हमारे साथ में आ जाओ, आपको इतना इतना रिटर्न देंगे. प्लीज बी वेरी केयरफुल कि वन रिस्क इज फ्रॉड, वन रिस्क इज नॉन फ्रॉड, बट स्टिल इज अ रिस्क. आप जहां पैसा लगा रहे हो, मैं बड़ा क्लियरली बोल रहा हूँ कि एग्जिट कौन कर रहा है, एंटर कौन कर रहा है, और बाद में आपको एग्जिट कौन कराएगा. मैं बहुत आम आदमी के लिए बोल रहा हूँ. लॉट ऑफ पीपल विल गेट एग्री ऑन दैट पॉइंट, बट आई रियली वांट टू कीप मिडिल क्लास आल्सो सेफ ऑन टू दिस, क्योंकि हम बड़े बुलिश है प्रॉपर्टी अच्छा होगा, फ्रैक्चर अच्छा बनेगा. पता चला यहाँ कुछ ऐसा फ्रॉड हो गया कि वो मेरा इकोसिस्टम ही नहीं बना, है ना. तो when you are buying, getting into a property in the name of fractional real estate investment, make sure you are actually becoming the owner of it and how you will exit that property. आप रेंटल के चक्कर में 16%, 20% के ऐड जो दिख रहे हैं आपको, ask questions. I am not saying everybody is not genuine. Everybody is not genuine, but make sure to ask questions. और खुद स्टडी करो कि अगर आप ये प्रॉपर्टी खरीदते, आज जिस रेट में आप खरीद रहे हो, क्या आप 3 साल बाद इसको खुद बेच लोगे? अगर आप बेच नहीं पाओगे तो कोई कैपिटल बाहर नहीं आएगा. ये आपको ध्यान, इसमें कोई फ्रॉड नहीं है. उन्होंने लीगली आपको एंट्री दिलाई है, लीगली आपको शेयर दिए हैं, लेकिन 3 साल बाद एग्जिट कैसे करोगे? या फिर आपने ये हॉलीडे होम्स में एंट्री ले लिया कि मुझे 10 नाइट 15 नाइट मिलेगी, तो अगर आप शौक से जा रहे हो कि मुझे 15 नाइट चाहिए तो ठीक है, बट इफ योर ऑब्जेक्टिव इज इन्वेस्टमेंट, देन यू शुड नॉट गेट ल्यूर्ड बाय कितनी नाइट मुझे मिल रही है. इट इज इन्वेस्टमेंट, आई वांट एन एग्जिट. नहीं, पर जहाँ बहुत ज़्यादा कंपनीज हैं जो बोलती हैं कि आप कमर्शियल में या फ्रैक्शनल लोगे तो आपको 18 से लेकर 21% रिटर्न मिलेगा इफ द लॉक इन यू फॉलो इज 3 years. मैडम, अगर 18% रिटर्न मिलता ना तो HNI आपको एंट्री नहीं करने देता. आप ये पहले बिल्कुल समझ जाओ, क्योंकि HNI लेवल पे, एंड यू कैन टॉक टू PMS पीपल, AIF पीपल, वहाँ पे फंड मैनेजर 12% रिटर्न ले आते हैं ना, तो HNI भर के पैसा देता है. 12% बहुत होता है. फ्रैक्शनल के ऐसे क्यों मार्केटिंग देख रहे हैं? There are marketing happening where they say ना कि आप हमारे साथ कमर्शियल यहाँ लीजिए एंड इन 3 years के बाद आपको ये रिटर्न मिलेगा. See, wherever there is a growth, there are all kind of elements. अच्छा, है ना. तो जहाँ ग्रोथ है, जहाँ पे बूम है, वहाँ तो हर तरह का एलिमेंट आएगा, आपको अच्छा बुरा सब मिलेगा. तो व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस, एट द एंड ऑफ द डे पैसे की बात कर रहे हैं हम. तो जहाँ पैसा आएगा वहाँ पे अच्छे बुरे सब लोग आएंगे. तो दैट इज वेयर फाइनेंशियल लिटरेसी कम टू पिक्चर, कि आप लालची मत बनो. HNI लालची नहीं है, उनका एक ना बहुत अच्छा ट्रेट है. HNI अल्टरनेटिव लालची होते ही नहीं है, उनको 8-10-12% काफी रेगुलेशंस अभी क्लियर भी नहीं है ना. जैसे अभी फिनटेक का क्लियर हो गया है, रीसेंट बजट में भी इन्फ्लुएंसर से भी रिलेटेड काफी क्लैरिटी आ गई, बट व्हेन इट कम्स टू दीज फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट एंड ऑल, अभी एज सच रेगुलेशंस इन पिक्चर नहीं आए, राइट? SEBI is working on it. That is where ASEMRIT came into picture. ये one of the very early stage where SEBI, क्योंकि ये मार्केट ही नया है. ये जो फ्रैक्शनल का डिस्कशन हम कर रहे हैं ना, ये सिर्फ 1 साल पुराना है या 2 साल ही पुराना है. 3 साल मैक्सिमम मान लो आप. तो इंडस्ट्री इज न्यू, अपॉर्चुनिटी भी है, पैसा भी बन रहा है. तो पैसा जहां बन रहा है वहां अगेन सब तरह के लोग आएंगे. ऑल यू हैव टू डू इज दिस, कि आप वहां कहीं भी आपको 12%, 15%, 16%, 20% जहां कोई बोलना चालू करे रेंटल इनकम, प्लीज रीड द डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली. जो इक्विटी डॉक्यूमेंट्स आपको दे रहे हैं वो देते हैं, इक्विटी डॉक्यूमेंट्स ही देते हैं. तो आप जब वो बोल रहा है कि 16% रिटर्न, आस्क द बाइफर्केशन,
आपको दिखेगा, क्योंकि वो तो कंप्लायंट ही है ना, उसने तो रेंटल पे लगाया, तो रेंटल तो 8% ही आ रहा है, तो दिखेगा आपको कि लेजर पे कितना रेंट आ रहा है। अब उन्होंने लिख दिया 8% रेंटल, 2% का टॉपअप, मतलब हम बढ़ा देंगे, और 4% का एप्रिसिएशन। 4% एप्रिसिएशन होगा क्या टियर 1 में भी हो जाएगा, तो ठीक है आप 12 मान लो, 8 2 10 और 4 14 ही होता है, 20% कैसे लाएगा? तो कोई अगर मुझे बोल रहा है 21% रिटर्न दूंगा, तो आई शुड बी अलार्म। 21% अगर मुझे रिटर्न मिल रहा है, तो जो एचएनआई इतना बड़ा एसेट लेके बैठा है, वही क्यों बेच रहा है? नॉट एवरी बिजनेस कैन मेक 20% ऑफ रिटर्न इन रेंटल इनकम, है ना। एप्रिसिएशन में आए कि नहीं, एप्रिसिएशन, लेकिन एप्रिसिएशन मिला टियर 1 में, मुझे तो नहीं लगता कि एप्रिसिएशन 1 2 3 साल में 20 25 30% बनेगा। एप्रिसिएशन की बात करते हैं वो लोग। Read the documents carefully. 8% rental, 2% का टॉप अप, 4% का एप्रिसिएशन। They never say 20% एप्रिसिएशन। रेंटल वाली मैं बात कर रहा हूँ। और जब कोई 20% एप्रिसिएशन बोल रहा है, तो बड़ा आसान है। वो कौन सी एसेट है आप देख लो, उसके आसपास आप 4 ब्रोकर को फोन लगाओ, इतना सिंपल तो कर ही सकते हो कि क्या ये बढ़ेगी या बढ़ रही है। बिल्डिंग बनने के बाद एप्रिसिएशन खत्म हो जाता है। कोई भी बिल्डिंग जब बन जाता है, एप्रिसिएशन ज्यादा नहीं होता। एप्रिसिएशन होता है कच्ची जमीन खरीदने से बनाने तक। दिस इज बेसिक इन रियल एस्टेट। कोई मुझे आकर बोलेगा कि ये कमर्शियल बिल्डिंग रेडी है और इसको अब आप ले लो, उसमें 20% एप्रिसिएशन होगा, इट्स अ फ्रॉड। फॉर मी इट्स अ फ्रॉड। ओके, इट इज नॉट पॉसिबल। एक्सेप्शंस हो सकते हैं, आई एम नॉट सेइंग, लेकिन आप पुराने रेट उठा के देख लो ना। एम्बेसी पार्क तो बहुत बढ़िया है ना, बेस्ट कंपनी मैनेज करती है रेट में, उनका कितना शेयर का फ्लक्चुएशन हो जाता है, एप्रिसिएशन थोड़ी ना होता है, डिविडेंड मिलता है आपको, विच इज ओके। दैट इज व्हाट दे आर पब्लिशिंग, दे आर राइट इन देयर से कि हमको डिविडेंड बांटना है, इतना रेंटल रिटर्न आएगा, इट इज ओके। एप्रिसिएशन मुझे लगता है टियर 2 टियर 3 में ही आएगा, जहाँ पे लैंड अभी भी बहुत सस्ता है, नो डाउट। और कंपनीज वहाँ पे फ्लो होंगी, आईटी कंपनीज वहाँ जाके काम करेगी, मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे काम करेगा, लॉजिस्टिक उधर जाएगा, क्योंकि जमीन है, पॉल्यूशन नहीं है, पानी है। बेसिक क्या चाहिए आपको बिजनेस करने के लिए? जहाँ बिजनेस होगा, जहाँ बिजनेस बढ़ेगा, इंफ्रा अभी क्राउडेड नहीं है, अफोर्डेबल हाउसेज हैं। लोग आज टियर 1 सिटी में हाउ मच इट इज अफोर्डेबल, है ना। तो फिर ग्रोथ कैसे आएगा, है ना। तो टियर 1 सिटीज का अपना एक रोल है, दे आर एंकर पॉइंट्स ऑफ इंडिया, है ना। दे आर द कैपिटल सिटीज, फाइनेंशियल कैपिटल, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, दे विल डू व्हाट दे हैव टू डू, बट ग्रोथ तो पूरे भारत में फैल के ही आएगा ना। तो यू हैव टू लुक आउटसाइड टियर 1 सिटीज, जहाँ पे एक्चुअली एप्रिसिएशन है। जमीन का रेट बहुत सस्ता है अभी भी, आप किसी भी टियर 2 सिटी में जाओगे तो कोई बिजनेस भी आएगा तो दे विल लुक फॉर लैंड। अच्छा, लैंड हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट फ्री में दे रही है फॉर बिजनेसेस टू कम, तो बिजनेसेस को लैंड तो फ्री में मिल गया, लेकिन उनके आने से फिर एंसिलरीज इंडस्ट्रीज आ रही हैं, है ना, लोग वहाँ पे फ्लो हो रहे हैं, तो फिर हाउसिंग भी चाहिए। अच्छा, हाउसिंग अफोर्डेबल है उधर, अगेन पानी है वहाँ पर, आपके लिए स्कूल्स हैं वहाँ पर जो बच्चों के लिए चाहिए, तो वही इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है। तो जो ग्रोथ मुझे लगता है मुंबई में पिछले 20 से 25 साल में हुई, मुझे लगता है इंदौर जैसी टियर 2 सिटी में अगले 5 से 10 साल में होगी। दैट इज योर वेल्थ हैज टू बी मेड।